गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमारे पास अब जो पढ़ना है बेटा, हमें पढ़ना है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये अजम्पशन बेटा तीन अजम्पशन हमें माननी है। पहली माननी है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, दूसरी माननी है हमें कंसिस्टेंसी अजम्पशन, एंड थर्ड माननी है हमें एक्रूअल अजम्पशन। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमारे पास किस तरह से डिफाइंड है? गोइंग कंसर्न अजम्पशंस प्रिज्यूम दैट अ बिजनेस विल कंटिन्यू, अ बिजनेस विल कंटिन्यू ऑपरेट फॉर अ फोर्सिएबल पीरियड। ये जो समय जो इसमें दिया गया है वो कैसा दिया गया बेटा? फोर्सिएबल फ्यूचर, ठीक है। एंड विल नॉट टू बी क्लोज्ड, एक लंबे समय के लिए चलेगा और ये बंद नहीं होगा। ये चलेगा बट बंद नहीं होगा। और साथ ही साथ स्केल डाउन सिग्निफिकेंटली, ना तो इसका बिजनेस कभी स्केल डाउन करेगा, मतलब जो प्रोडक्शन करता था वो कभी स्केल डाउन नहीं करने वाला, साथ में उसको बढ़ाएगा, इंक्रीज नहीं करेगा। अगर आप यही बात पहले से एज्यूम कर लोगे, हमारा आज बिजनेस है, कल देखते हैं चला तो ठीक है, नहीं तो बंद कर देंगे, तो बिजनेस नहीं चलेगा। हमारा आज बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कल हम उसको और अच्छे से करेंगे, परसों हम उसको और अच्छे से करेंगे, और फिर एक दिन हम बहुत अच्छे से करेंगे। और यही होता है, हर बिजनेस पहले कैसे स्टार्ट होता है? छोटे समय के लिए होता है, फिर उसका जो जो ऑपरेशंस होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, एंड देन उसके बाद समय के साथ साथ उनके प्रॉफिट्स बढ़ते जाते हैं, और प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ फिर उनकी मोटिवेशन बढ़ती है, जिससे क्या होता है, उनका बिजनेस ना तो स्केल डाउन हो, ना तो उनका बिजनेस स्केल डाउन करता है अपने आपको, ना ही कभी बंद करने के बारे में सोचता है। जब स्केल डाउन ही नहीं करेगा तो बंद क्यों होगा बिजनेस? नहीं आया समझ में आपको? जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, बहुत सारे हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे बिजनेसेस हैं बेटा, जो पहले आए तो किसके उसमें थे? एज अ डिलीवरी पार्टनर। वो सिर्फ क्या कर रहे थे, सामान कहीं से लिया और सामान कहीं पहुंचा दिया। आज उन्होंने अपने बिजनेस क्या कर दिए, डाइवर्ट कर दिए। एक बिजनेस में नहीं है बेटा, वो बहुत सारे बिजनेस के अंदर है। क्या किया उन्होंने? क्या उन्होंने अपने स्केल को डाउन कर दिया? नहीं, स्केल को और बढ़ा दिया। आप अमेजोन का एग्जाम्पल में ले सकते हो। क्या अमेजोन जब आया, क्या उसका छोटा मोटा बिजनेस था पहले? तो बेटा वो एक तरह से बोल सकते हैं हम लाइब्रेरी था, खाली बुक्स वगैरह सेल करता था। देन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसने बाकी सामानों को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। फिर आज देखा जाए तो इंडिया की नंबर वन ऑनलाइन मार्केट बन गई है। कैसे बन गई बेटा? वो आज वो कौन सा सामान है ऐसा नहीं बेचते? क्या अमेजोन खाली आपको सामान ही दे रहा है? नहीं बेटा। आप अगर मान लो गूगल पे कोई भी वेबसाइट खोल रहे हो, तो मेरे ख्याल से नहीं भी हो तो अमेजोन वेब सर्विसेज पे वो साइट ओपन होती है। कोई भी सर्विस अगर आप देख लो तो अमेजोन छोटा मोटा काम नहीं, अमेजोन का बहुत सारे काम बेटा, बहुत सारे काम। तो क्या उन्होंने अपने जो स्केल है क्या उसको डाउन किया कि अप किया? डाउन, उन्होंने अपने स्केल को अप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस अपने आप पे ये पहले से प्रिज्यूम करके चलता है कि हम लोग अपने बिजनेस को ना तो स्केल डाउन करेंगे, ना ही फ्यूचर में बंद करने वाले। मतलब फ्यूचर में चलता रहेगा, फोर्सिएबल, एक लंबे समय के लिए चलेगा। समझ में आया बेटा? यस सर। अब ध्यान देंगे बेटा हम लोग सबसे पहले इसकी की हाइलाइट्स पे। इसकी की हाइलाइट्स बेटा कौन कौन सी बात है जो हमें बताता है? नंबर वन, जो पहली पहली एजम्पशन में पहली बात जो जो डिनोट की गई है वो है कॉन्टिन्यूइंग एंटिटी। ये जो बिजनेस है अपने आप पे, ये कैसी होगी? कॉन्टिन्यूस चलेगी, एंड नॉट वन दैट इज अबाउट टू शट डाउन। इसको बंद करने के बारे में हम नहीं सोच रहे। एंड बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर अंडर द अजम्पशन, और जितने भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो इसी अजम्पशन में बढ़ेंगे। बिजनेस विल कैरी विद इट्स ऑपरेशन एट दी सेम लेवल। और जो बिजनेस है अपना, जो भी काम कर रहा है, जो भी वो चीज कर रहा है, सेम लेवल पे करेगा, उसको डाउन नहीं करेगा, या तो उसको बढ़ाएगा, डाउन नहीं करने वाला। हम पहली बात ये पहले से एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। अगर आप पहले ही सोच लो बेटा बिजनेस बंद होने वाला है, तो फिर तो आपने बिजनेस ही क्यों ओपन किया? सिंपल सी बात आती है यहाँ पे। आपको ये बात कभी भी नहीं सोचनी है। जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो बिजनेस कैसा है? फोरसिएबल पीरियड तक चलने वाला बेटा। अब बात करते हैं हम लोग इसकी इंप्लीकेशन, इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे हमारे बिजनेस के अंदर। ध्यान देना बेटा। नंबर वन, पहला, हम इसको पढ़ते क्यों हैं, हम इसको समझते क्यों हैं? भाई, हर बिजनेस के अंदर दो टाइप के खर्चे होते हैं, एक होता है कैपिटल और एक होता है रेवेन्यू। हमने पहले ही बात की बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो आपने खर्च तो कर दिए, बट वो कब के लिए किए? आपने एक लंबे समय के लिए खर्च किए। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने क्यों किए? जो एक साल के अंदर अंदर आप यूज कर लेते हो, जिनको आप एक साल के अंदर अंदर यूज कर लेते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं। अब बिजनेस ने पैसे खर्च कर दिए, लेकिन बिजनेस कैसे उसको बताए कि अब मान के चलो आपने छोटे समय के लिए बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कभी आप उसको डिफरेंशिएट करोगे? बिल्कुल नहीं करने वाले। लेकिन जब आपने बड़े समय के लिए बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अब आप उस खर्चे को डिफरेंशिएट करोगे। ये छोटे समय के लिए खर्चा है, ये हमारा बड़े समय के लिए खर्चा है। ये जो एक्सपेंडिचर है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये जो खर्चा हुआ है ये तो रेवेन्यू खर्चा हुआ है। अब जैसे कि मान के चलिए आपने मशीन खरीदी है, तो मशीन आपके लिए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? आप कहेंगे सर वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट अगर मान के चलिए आपने अपने वर्कर को सैलरी पे की है, आपने बिल्डिंग का रेंट पे किया है, वो आपके लिए कौन से एक्सपेंसेस हैं? आप बोलोगे सर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। क्यों? क्योंकि उनके बिहाफ पे तो आपका बिजनेस चल रहा है। स्टाफ नहीं आएगा तो आप ऑफिस में क्या करोगे बेटा? ऑफिस में आपको स्टाफ रखना पड़ेगा, उसको सैलरी पे करनी पड़ेगी, और स्टाफ के बेसिस पे फिर आपकी प्रोग्रेस है।
सेकंड, अगर आपके मशीन नहीं हुई तो भी आपका बिजनेस नहीं चलने वाला। तो इन दोनों सिनेरियो में आपको क्या चाहिए, दोनों खर्चे, लेकिन आपको खर्चों को डिफरेंशिएट, मतलब इनके बीच में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये खर्चे आपके लिए कौन से वाले खर्चे हैं, ये आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये बात कौन बताता है हमें, गोइंग कंसर्न। अब बिजनेस को लंबे समय तक चलना ही ना हो तो क्या वो कभी डिफरेंशिएट करेगा, बिल्कुल नहीं करने वाला, उसे कोई मतलब ही नहीं है, उसे कोई मतलब ही नहीं है कि हम इसको डिफरेंशिएट करें या फिर ना करें। तो यहां पे ध्यान देना कि यहां पे बताया गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ द मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, जैसे कि परचेज ऑफ मशीनरी। सेकंड हम बात करते हैं बेटा क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेनिफिट आर यूज्ड अप विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, जो एक साल के अंदर अंदर आप कंज्यूम कर ही लेते हो, जैसे सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, एक्सेट्रा। ये आपके लिए क्या है बेटा, ये आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स को भी इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है, इसी के बेसिस पे, इसी के बेसिस पे इसको ट्रीट किया जाता है बेटा। ये ज्यादा ही डेप्थ हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको एटलीस्ट अजम्पशन तो समझ में आएगी। अजम्पशन बेटा जो मैंने यहाँ बॉक्स के अंदर है बेटा, खाली वहीं पे आपकी अजम्पशन खत्म हो जाती है, ये अजम्पशन खाली इतनी है, इस अजम्पशन में बाकी कुछ नहीं है। हाँ, ये हमारे बिजनेस के अंदर, मतलब हमारी अकाउंटिंग के अंदर ये कैसे इंपैक्ट डाल रही है, वो सारी बातें इस स्लाइड में मैंने आपको बताई हैं बच्चे। तो कृपया करके इसको बहुत अच्छे से देखना, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। लिखने के लिए आपके पास कंटेंट हो कि हमें क्या लिखना है। खाली अगर आपसे पूछा जाता है ये लिखना, तो आप खाली ये लिख के आ जाओगे बेटा, लेकिन वो आपसे ये भी जानना चाहता है कि एक्चुअल में अकाउंटिंग में कहां इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको पूरी बात पता होनी चाहिए, आपको पूरी बात पता होनी चाहिए कि ये अजम्पशन हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। सोचने के दो नजरिए हैं, एक बेटा क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, लिख के आनी है। दूसरा क्या नजरिया होता है, इसका अकाउंटिंग में एक्चुअल में यूज क्या है। तो हम लोग यूज पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा कि डिस्टिंक्शन, इसमें क्या हो जाती है कि दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएट आप क्या बोलते हैं कर पा रहे हो। दूसरी बात, ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स असेट्स में आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हो, ये बात अब आप जानोगे बच्चे। फिक्स असेट्स आर नॉट ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। जो भी आपके पास, जो भी आप अपने बिजनेस के लिए फिक्स असेट्स ले रहे हो, मतलब फिक्स्ड असेट्स आपने लिए हैं, ऐसे असेट्स नॉट ट्रीटेड एज एक्सपेंस। इनको हम एक्सपेंस, खर्चा नहीं मान सकते। आपने कार खरीदी, क्या वो आपके लिए खर्चा है, क्या आपके लिए एक्सपेंस है। सर आप बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हो खर्चा, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश में बताइए। ओके, क्या जो हमने फिक्स एसेट्स खरीदे हैं, क्या वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हैं, बिल्कुल नहीं। वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर। क्या है बच्चे, वो एक्सपेंडिचर है वो। तो ये बात भी आपको किस बात ने बताया, ये बात भी आपको कौन सी चीज, कौन सी अजम्पशन डिस्क्लोज कर रही है, गोइंग कंसर्न, कि भाई एक्सपेंस अलग होते हैं, एक्सपेंडिचर्स अलग होते हैं। एक्सपेंडिचर जो आपने मोर देन वन अकाउंटिंग है, मतलब जो आपने एक बड़े समय के लिए दिए, एक्सपेंसेस जो आपने अभी खर्च किए, थोड़ी देर में वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे अपने आप में, तो वो आपके लिए एक्सपेंस है। तो फिक्स असेट्स आर नॉट ट्रीटेड एज एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ परचेज, ठीक है, जबकि दे आर डेप्रिशिएटेड सिस्टमेटिकली ओवर द यूजफुल लाइफ। आप साल दर साल उसको इस्तेमाल करते आते हो और उसकी वैल्यू को उस तरह से आप इस्तेमाल करते हो। जैसे आपने 1 लाख रुपए की मशीन, अच्छा यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चे, यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अच्छे से उसको एक्सप्रेस किया गया है, तो आप जरा एग्जाम्पल पहले देखते हैं। यहाँ पे मशीन का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। हमने मशीन खरीदी है कितने की बच्चे, 1,10,000 रुपीज की। रेसिडुअल वैल्यू का मतलब होता है, रेसिडुअल वैल्यू का मतलब होता है बेटा कि जो 10 साल के बाद, क्योंकि इस मशीन की लाइफ हमने बताई यूजफुल लाइफ 10 साल है, 10 साल बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू, उसके कूड़े के भाव जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10,000 रुपए होगी। हमारी मशीन की वैल्यू कितनी है, 1,10,000। कूड़े के भाव वैल्यू क्या होगी उसकी 10 साल बाद, 10,000 रुपए होगी। इसका मतलब हमने कितनी मशीन जो यूज कर ली है, मतलब डेप्रीशिएट हो गई, जो मशीन घिस गई है हमारे पास रखी रखी, वो कितना अमाउंट है, वो है 1 लाख। 1 लाख कैसे आया बेटा हमारे पास, हमने क्या किया, 1,10,000 में से 10,000 को माइनस कर दिया। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए हमारे साफ हो गए, कितने साल में, 10 साल में साफ हो गए। इसका मतलब एक साल, मतलब एक ईयर में कितना रुपए आपने यूज किया है। तो आप बताओगे सर, अगर मान के चलिए 10 साल में हमने पैसे इस्तेमाल किए, आप बताएंगे 1 लाख 10 साल में इस्तेमाल हुए, तो एक साल में कितना इस्तेमाल हुआ होगा, 10,000 रुपए। तो यही बात यहां मेंशन हो रखी है, 10,000 पर ईयर। द मशीन विल बी रिकॉर्डेड एज असेट्स। मशीन को तो हम लोग एसेट की तरह रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा उसको हम लोग किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, जो ये लगातार आ रहा है, इसको हम एनुअली प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिकॉर्ड करते जाएंगे, एनुअली प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते जाएंगे। अगर मान के चलिए हम लोग इन खर्चों को ऐसे रिकॉर्ड नहीं करते और गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही नहीं होती हमारे पास, तो हम तो पूरे 1,10,000 रुपए को खर्चा मान लेते आज। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम 1,10,000 खर्चा ना मान करके 1,10,000 में से 10,000 रुपीज माइनस करते हुए चलेंगे। तभी तो 10th ईयर के बाद, 10th ईयर जैसी 10 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी, कितनी बचेगी, वो बचेगी 10,000 रुपीज। कितनी बचेगी बच्चे, 10,000 रुपीज। इसको हम बोलते हैं क्या, प्रॉपर वे में
गोइंग कंसर्न अजम्पशन, क्योंकि जो मैंने मशीन का यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो एक साल में नहीं, हमने उसको साल दर साल इस्तेमाल किया है। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन, जो भी हमारी अजम्पशन है वो ये बता रही है कि बिजनेस अभी जल्दी बंद नहीं होगा, बिजनेस धीरे 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 करके चलता जाएगा, और अपने अपने जो बिजनेस है उसको कभी इसका जो ऑपरेशन है उसको स्केल डाउन नहीं करने वाला। मेरी बात यहां तक क्लियर बच्चे? यस सर। अब हम बात करते हैं बेटा कंक्लूजन की। ये बात हमें क्या कंक्लूड करके बताती है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन एंश्योर दैट लॉन्ग टर्म डिसीजन एंड वैल्यू ऑफ द अकाउंटेड वैल्यू आर अकाउंटेड फॉर इन द प्लान्ड रियलिस्टिक मैनर एंड सपोर्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू। सपोर्ट ट्रू एंड फेयर व्यू, जो भी बिजनेस के अंदर घटना घटित हो रही है उनको वो एक्चुअल में शो करवाता है। अब बेटा हम लोगों ने तो ये मान लिया ना, हमारे पास से मशीन के कितने रुपए चले गए? 1,10,000। पर क्या 1,10,000 तुरंत चले गए हमारे पास से? नहीं, वो मशीन तो हमारे पास रहेगी, अभी कितने समय तक रहेगी? काफी समय तक रहेगी। बेटा एक्चुअल में डेप्रीशिएशन हम लोग इस पे कंसेप्ट मानते हैं, ये माना गया अकाउंटिंग में। क्योंकि जैसे कि अब मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपने सपोज करो बेटा एक फोन परचेज किया, आपने एक फोन परचेज कर लिया, ठीक है। अगर आपने फोन परचेज किया बच्चे, इस फोन की कीमत है बेटा 1,10,000 रुपीज। तो ये 1,10,000 का फोन आपने आज इस्तेमाल किया है, अब मैं इसकी मान रहा हूं इसकी कोई लाइफ है, तो क्या अगर ये 1,10,000 रुपए का है, अगर इसकी लाइफ 1 साल है, 1 साल इसकी लाइफ है, तो क्या ये कल खत्म हो जाएगी वैल्यू? 1 साल की वैल्यू खत्म हो जाएगी? नहीं, 1 साल के बाद भी चलेगा फोन, शायद 2 साल चल जाए, शायद 3 साल चल जाए, शायद 4 साल चल जाए। लेकिन अकाउंटिंग वाइज हम लोग जितने भी मशीन्स होती हैं उनकी एक लाइफ मानते हैं, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, और उसके हिसाब से उसको खर्चे में रिकॉर्ड करते जाते हैं। जब हम खर्चे में रिकॉर्ड करते हैं उसको, अपनी मशीन की लाइफ को, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आता है, वो करेक्ट आता है, वो हमने एसेट्स की वैल्यू को भी माइनस कर लिया उसमें। अब इसमें क्या होगा, जब हम लोग डेप्रिसिएशन लगातार काउंट करते चलेंगे, उसे हम खर्चा मानते चलेंगे, तो हमारी इनकम में से माइनस होता चलता रहेगा, और जब हमारे पास मशीन खराब हो जाएगी और हम नई मशीन लेने जाएंगे, तो वो हमारे लिए एज अ पहले से रिजर्व रखा होगा, जिसको मैं खर्चा मानते आ रहा हूं। अगर मैं उसे खर्चा नहीं मानूंगा तो एक समय के बाद क्या होगा, वो मशीन हमारी खराब हो जाएगी, और वो मशीन खराब हो जाएगी तो हमें दोबारा से मशीन लेने के लिए अपने फाइनेंशियली पूरा बर्डन डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से उस ईयर में, जिस ईयर में मशीन लेके आऊंगा, हमारा फाइनेंशियल में लॉस तगड़ा वाला होगा। लेकिन अगर मैं उसका डेप्रिसिएशन हर ईयर चार्ज करूंगा, तो मेरे को लगातार क्या होगा, वो डेप्रिसिएशन अलग से डिपॉजिट होता रहेगा, अलग से एक अकाउंट में रहता है, जिससे क्या होता है कि आपको जिस ईयर में आप मशीन परचेस करने जा रहे हो उस ईयर में अचानक से बर्डन नहीं आता, अचानक से एकदम धक्का नहीं लगता बिजनेस को कि यार इतना बड़ा खर्चा हो गया हमारे बिजनेस में। नहीं 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 नहीं। अब जैसे कि आप इसी को ले लीजिए एग्जांपल में, 1,10,000 की मशीन है, 10,000 रुपए का हम लोग पर ईयर का खर्चा मान रहे हैं। किसको पे करेंगे हम? ये हम किसी को पे नहीं करते, लेकिन ये बिजनेस के अंदर खर्चा माना जाता है। अभी 10,000 रुपए को हम लोग एक साइड में कहीं पर डिपॉजिट कर देते हैं, एक गुल्लक सी बना लेते हैं, उस गुल्लक में रखते जाते हैं। कितने साल तक ये 10,000 रुपए आएंगे? कितने साल तक ये 10,000 रुपए आएंगे? 10 ईयर्स तक आएंगे। 10 ईयर्स के बाद ये पैसा कितना हो जाएगा हमारे पास? लगभग लगभग 1 लाख। कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज हो जाएगा। जैसे ये 1 लाख रुपीज होता है हमारे पास, अब हमारे पास एक एडवांटेज आ गई, 1 लाख रुपए तो हमारे पास इकट्ठे हो गए 10 साल में। उसके बाद अभी भी उसकी वैल्यू कितनी बची है? 10,000 रुपए। हम उस मशीन को आज 10,000 रुपए का अकाउंटिंग वाइज बेच सकते हैं। कोई जरूरी नहीं 10,000 की मैं बोल रहा हूँ मशीन तो 10 की बिके, क्या पता वो 11,000 12,000 की बिक जाए, क्या पता 8,000 9,000 की बिक जाए, पर बिकेगी। मशीन बिक गई, ओके। 1 लाख पहले से रखे हुए थे, 10,000 रुपए या 8,000 रुपए हमारे पास और आ गए, टोटल मशीन अब हमारे पास हो गए 1,08,000 रुपए। क्या मैं नई मशीन खरीदने लायक हूं? बिल्कुल, हम उसे दोबारा बाय कर सकते हैं। सर क्या पता मशीन की वैल्यू बढ़ गई हो, अरे बेटा बढ़ गई होगी तो अब मुझे एटलीस्ट 1 लाख रुपए दोबारा से इकट्ठे नहीं करने पड़ रहे। हमारे बिजनेस के लिए 1 लाख का पूरा लॉस अब तो नहीं होगा, कम लॉस होगा, उतना बड़ा लॉस नहीं होने वाला। मेरी बात क्लियर है बेटा? तो डेप्रिसिएशन लगाने के पीछे भी एक लॉजिक है, लेकिन उस लॉजिक के पीछे कौन काम कर रहा है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, हम इसको लगातार लेके चलते हैं, लगातार मतलब एज्यूम करके चलते हैं कि ये मशीन पे लग रहा होगा, ये मशीन पे लग रहा होगा। ठीक है बच्चे? यस सर। इससे क्या होता है, हमारे पास हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो ट्रू एंड फेयर आए एंड प्लान एंड रियलिस्टिक मैनर में आते हैं, प्लान्ड और रियलिस्टिक मैनर में आते हैं। कोई भी चीज हम लोग अपनी मर्जी से नहीं, हम अकाउंटिंग वाइज रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम उसको अकाउंटिंग वाइज रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट अगर बनता है तो उसमें डेप्रीशिएशन भी जोड़ा जाता है, उस प्रोडक्ट के अंदर डेप्रीशिएशन भी जोड़ा जाता है, जिस मशीन से उसके पार्ट पुर्जे बने होंगे उस मशीन का डेप्रीशिएशन भी जोड़ा जाता है। नहीं लगाएंगे डेप्रीशिएशन तो क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट आपने कम करके मानी है, जिससे क्या होगा,
अगर आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट ही कम मानी है और आप कस्टमर से फिर कम चार्ज करोगे, और जब कम चार्ज करोगे तो फिर इन फ्यूचर क्या होगा, आपको लॉस होगा। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन की वैल्यू आप कंसिडर करके चलोगे तो फ्यूचर में क्या होगा, आपको लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि आपने एटलीस्ट कस्टमर से थोड़ा बहुत पैसा तो निकाल लिया है और बाकी बर्डन फिर आपको बेयर करना है। लेकिन बिजनेस में जो बहुत बड़ा रिस्क था वो रिस्क अब कैसा हो गया, बहुत ज्यादा छोटा सा हो गया। मेरी बातें क्लियर है बच्चे? यस सर। चलिए ये हमारे पास आती है, ये हमारे पास है बेटा फर्स्ट अजम्पशन। ये क्या बेटा हमारे पास फर्स्ट अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन की तरफ चलते हैं, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जो चीज चल रही है वो कंसिस्टेंटली सेम रहे, वो कंसिस्टेंटली सेम मतलब कंसिस्ट रहे, कैसी रहे, समान रहे, कैसी रहे, समान। जैसे कि कंसिस्टेंसी अजम्पशन स्टेट्स वंस एन अकाउंटिंग मेथड और प्रिंसिपल इज चूजन एंड अप्लाइड, उसे हम लोग चूज कर रहे हैं एंड उसको अप्लाइड कर रहे हैं, इट शुड बी फॉलोड, इट शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। वो साल दर साल कैसी होनी चाहिए, ईयर आफ्टर ईयर वो सेम होनी चाहिए। एंड दिस हेल्प्स मेंटेन द कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अक्रॉस डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स। और ऐसा नहीं है कि खाली आप अगर मान के चलो आपने एक मेथड आज अप्लाई किया है, ये मेथड आप नेक्स्ट डे भी लगाना, ये मेथड आप नेक्स्ट डे भी लगाना, और ये मेथड आप नेक्स्ट डे भी लगाना। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए, आपने 2022 में एक मेथड अप्लाई किया, 23 में आपने मेथड सेकेंड अप्लाई किया, 24 में आपने मेथड सेम अप्लाई किया, तो क्या 25 में मेथड चेंज कर दोगे? हम कह रहे हैं नहीं, आप भी सेम मेथड लगाओ। इससे क्या होगा, अब आप अपने इस फाइनेंशियल को इस ईयर से भी कंपेयर कर सकते हो, इस ईयर से भी कंपेयर कर सकते हो, इस ईयर से भी कंपेयर कर सकते हो। ये आपके लिए कंपैरिजन इजी बनाता है, ये आपके लिए कंपैरिजन इजी बनाता है। नहीं आया समझ बेटा? ये आपके लिए कंपैरिजन इजी बनाएगा, जिससे कि क्या होगा, आप कंपेयर कर पाओगे कि अच्छा ये फाइनेंशियल हमारे लिए अच्छा था, ये फाइनेंशियल ईयर हमारे लिए अच्छा था। 2021 में हमने ज्यादा कमाया, फिर इसमें हमने और ज्यादा कमाया, इसमें हमने और ज्यादा कमाया, तो 2025 में तो हम और ज्यादा कमाएंगे ही। लेकिन इस ईयर में मेथड हम लगाया दूसरा, इसमें मेथड लगाया नया, इसमें लगाया नया मेथड, इसमें नया मेथड, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को जज नहीं कर पाएंगे बच्चे कभी भी। तो इसलिए बोला जाता है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टी मतलब इसके अंदर क्या रखो, कंसिस्ट, चीजों कैसे रखो, सेम रखो। जब चीजें सेम रहेंगी तो आप अपनी परफॉर्मेंस को जज कर पाओगे, आप अपनी परफॉर्मेंस को जज कर पाओगे कि चीजें कैसी हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, जो अकाउंटिंग हमारे पास हुई है वो कैसे है। ठीक है, अब बेटा इसकी की हाइलाइट्स क्या क्या है। नंबर वन, ये सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। सबसे पहली बात आती है, जो भी चीज आप इसमें अप्लाई कर रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन, भाई डेप्रिसिएशन के दो मेथड हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एसएलएम, एक पढ़ेंगे डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी, तो ये दो मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के बच्चे। तो आप लोग कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन को चार्ज कर रहे हो, एसएलएम से? तो कोई बात नहीं, आप हर साल अपना डेप्रिसिएशन सेम रखना। अगर आपको मेथड लगाना डब्ल्यूडीवी, कोई बात नहीं, आप 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में अपना मेथड आप सेम रखोगे, मेथड को चेंज नहीं करोगे। अगर आपने मेथड चेंज किया तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी चेंज होगा, एसेट्स की वैल्यू भी अलग अलग फ्लक्चुएट होगी। अब किसी ईयर में आप लगा रहे हो एसएलएम, किसी ईयर में लगा रहे हो डब्ल्यूडीवी, फिर आपने एसएलएम फिर डब्ल्यूडीवी, क्या होगा, मेथड आपके चेंज हो रहे हैं, जिससे आपका डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है, डेप्रिसिएशन से आपके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट हो रहे हैं, बार बार फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो बिजनेस अपने लिए अच्छी डिसीजन मेकिंग कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्या मैनेजमेंट उसके बिहाफ पे कोई अपना एक डेडिकेटेड डिसीजन मेकिंग कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी। क्या चाहिए बच्चे, हमें कंसिस्टेंसी, ठहराव चाहिए, ठहराव होना चाहिए, हर चीज में ठहराव होना चाहिए। फिर आगे क्या लिखा हुआ, मस्ट बी यूज्ड एवरी ईयर अनलेस अ चेंज इज नेसेसरी। अगर मान लो जरूरत नहीं है तो क्यों चेंज कर रहे हो, बहुत आवश्यकता होगी, बहुत ज्यादा चेंज की जरूरत पड़ रही है तब तो चेंज कर दो, पर चेंज की आवश्यकता नहीं है तो चेंज ना करें तो बेटर है हमारे लिए। इट एंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वन पीरियड इज कंपेरेबल विद द प्रीवियस ईयर। यही बात तो बताती है, अगर आपने चेंज नहीं किया मेथड तो आप प्रीवियस से भी कंपेयर कर सकते हो। ओके, साथ ही साथ enhance the qualitative characteristics of comparability। आपने पढ़ा होगा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें एक वर्ड आता था कंपेरेबिलिटी। अब आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को उनको कंपेयर भी कर सकते हो, जो हम बात बोल रहे हैं कंपेरेबल, तो कंपेरेबिलिटी, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम बार बार इस्तेमाल भी कर, सॉरी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम बार बार इस्तेमाल करके उनको कंपेयर कर सकते हैं, उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। यस, आगे बात करते हैं इसी के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
ऑफ कंसिस्टेंसी अजम्पशन। इसकी अब अजम्पशन की इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से इसके एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1, एलिमिनेट पर्सनल बायसेस। इसमें पर्सनल बायसेस कैसे हो जाते हैं बेटा, एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि जो आप मेथड लगाओगे वो सेम लगाओगे, सिंपल सी बात है। तो यहां पे बात की जा रही है कंसिस्टेंसी प्रिवेंट आर्बिट्रेरी चेंज एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग लीडिंग टू मोर रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आपने जो एक बार अप्लाई कर दिया, नेक्स्ट ईयर भी आप सेम बात अप्लाई करोगे, उसके नेक्स्ट ईयर भी आप सेम बात अप्लाई करोगे। अगर मान के चलो किसी के मन में धोखा भी आ रहा है, तो क्या वो मेथड चेंज करके तो धोखा करेगा? कैसे चेंज करने वाला, वो चेंज ही नहीं कर पाएगा। जब वो चेंज नहीं करेगा तो मेथड भी चेंज नहीं होगा, तो धोखा भी नहीं होगा, फ्रॉड भी नहीं होगा, कोई मिस हैपनिंग भी नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे क्या, कंपेरेबिलिटी ओवर टाइम। हम लोग किसी भी चीज को कंपेयर कर सकते हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है बच्चे। ये सारी इसकी पहला पर्सनल बायसेस एलिमिनेट हो जाते हैं, दूसरे नंबर पे क्या होता है, कंपेरेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, एक्नॉलेज ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस। हाँ, इससे भी क्या होता है कि जब हम कंसिस्टेंसी रखते हैं तो हमें ये पता होता है कि अच्छा इसको करने के और मेथड भी हैं। जैसे वंस अ मेथड इज चूजन एंड अप्लाइड रेगुलरली, अगर आपने एक बार मेथड को चूज कर लिया, डेप्रिसिएशन के 2 मेथड है, तो 2 मेथड में से हम लोग एक मेथड लगा रहे हैं, ठीक है, अब उसको हम लोग ईयर आफ्टर ईयर सेम रखेंगे, एक के बाद एक, मतलब साल दर साल वो कैसा रहेगा, सेम रहने वाला है। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ कंसिस्टेंसी एजम्पशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब कंक्लूड कैसे कर रहे हैं इस बात को हम लोग, अब इसको हम लोग कंक्लूड कैसे कर रहे हैं। Consistency assumption is the vital for producing financial statements. Vitals for financial statement that is comparable, reliable and free from personal biases. ये free from personal biases मतलब इसमें कोई bias नहीं होगा, कोई मतभेद नहीं होगा। And enhance the useful of accounting information for all stakeholders. जो उसकी accounting information को इस्तेमाल करने वाला है, उनको क्या करेगा, स्टेक होल्डर्स के लिए एनहांस करेगा, उनके जो भी चीजें वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी चीजें वो यूज कर रहे हैं बेटा, वो उनके लिए कंपेरेबल होगी, रिलायबल होगी और फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। अब जैसे एग्जांपल दिया गया, एग्जांपल में बेटा हमने बार बार बात की कि इसमें 2 मेथड अप्लाई होंगे, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। तो बोथ आर एक्सेप्टिंग, बट कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहती है अपने आप पे, वंस द बिजनेस सेलेक्ट वन एंड से डब्ल्यूडीवी, इट मस्ट बी सेम मेथड इन सब्सिक्वेंटली ईयर। मतलब जो भी आपका समय चल रहा, मतलब जो भी आपका ईयर है बेटा, उसमें आप मेथड सेम, अगर आपने डब्ल्यूडीवी लगाना है तो डब्ल्यूडीवी ही लगाना है, एसएलएम की तरफ मत जाना है। एसएलएम मींस स्ट्रेट लाइन मेथड। एंड अ चेंज इज अलाउड ओनली इफ, चेंज कब हो सकता है, अगर आपको चेंज करने की बहुत ज्यादा नीड हो गई है बेटा, डब्ल्यूडीवी से आप एसएलएम में जाना चाहते हो तो चेंज करने की नीड भी है। इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इट रिजल्ट वन मोर एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। अब अपने बिजनेस की आप फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर कर सकते हो अगर आपने एक मेथड अप्लाई किया, तो उससे क्या क्या बातें निकल के आती है। और अगर आपको करना ही पड़ रहा है क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ, लॉ कह रहा है भाई चेंज करो, तो अगर आप चेंज कर रहे हो तो साथ साथ आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी अजम्पशन के अंदर आप ये बात बताते भी हो कि हमने मेथड को चेंज किया, अपने मेथड को आपने चेंज किया है, जिससे कि जो यूजर है, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहा है, उसे एटलीस्ट पता तो हो कि ये वाला मेथड आपने वहां लगाया था, ये वाला मेथड आपने यहाँ लगाया। ठीक है, तो वो उसी जगह पे जाकर के चेक कर लेगा कि अगर सेम मेथड लगा होता तो हमारे फाइनेंशियल्स कैसे आ रहे होते। तो ये भी एक अजम्पशन है बेटा। तो अभी तक हम 2 अजम्पशन पढ़ चुके हैं। पहली बड़ी हमने गोइंग कंसर्न अजम्पशन, दूसरे नंबर बड़ी बेटा हम लोगों ने कंसिस्टेंसी अजम्पशन। मेथड कैसे होने चाहिए हमारे पास, जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस आप कर रहे हो वो आपके मेथड बिल्कुल सेम होने चाहिए, चेंज ना के बराबर पॉसिबल है, चेंज ना के बराबर पॉसिबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एक्रूअल अजम्पशन। ये बेटा एक ऐसी अजम्पशन है तगड़ी वाली, ये आपको ऐसे याद रखनी है, बस याद रखनी है जैसे आपको अपना नाम याद है वैसे इसको याद रखना है। एक्रूअल अजम्पशन, एक्रूअल अजम्पशन क्या कहती है बच्चा, पहले डेफिनेशन बात करते हैं क्योंकि इसके ऊपर अच्छे खासे आपके पास एग्जांपल्स बहुत सारी चीजें हैं बेटा, लेकिन ये है कि इसको पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं हम लोग। एक्रूअल अजम्पशन states a transaction should be recorded, a transaction should be recorded in the books of accounts when it occurs। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चे, when it occurs and not when the cash is received or paid। ये बात यहां पे ध्यान देना, आपको इससे मतलब नहीं है कि पैसे कब दिए, पैसे कब रिसीव हुए, आपको सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए when it occurs, कब हुआ ये ट्रांजेक्शन, ये हुआ कब था भाई। तो बस ये बात इंपॉर्टेंट आपके लिए, एक्रूअल अजम्पशन इस तरह से करनी है, ट्रांजेक्शन कब हुआ है तो रिकॉर्ड होगा, पैसे कब मिले, पैसे कब दिए मैटर नहीं करता,
हुआ कब ट्रांजेक्शन, बस वो रिकॉर्ड करो आप। एक्रोजम्पशन ये बात करती है। सिंपल बेटा, यस सर। अब जरा ध्यान देना, इस अजम्पशन को पढ़ने के पीछे इसमें कौन कौन सी बातें हैं। नंबर वन, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाता है इससे। इससे क्या होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड। व्हेन इट इज अर्न, कब हुआ हमें ये हमने कमाया कब था। सपोज आपने 25 फरवरी को गुड्स बेच दिए थे और पेमेंट आपको रिसीव हुई है बेटा 25 मई को, तो आप उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो कब करोगे, 25 फरवरी को। रीजन, आपने सेल कब की थी, बस हमने बोला ना पे व्हेन इट अकर्स, ये कब हुई है भाई, ये हुई कब है, तब आप रिकॉर्ड करो। 25 फरवरी को हमने ट्रांजेक्शन कर लिया था, हमने सेल कर दी थी, तो रिकॉर्ड कब करना आपको, 25 फरवरी को। पेमेंट कब मिली वो बेटा मैटर नहीं करता। एक्रोजम्पशन ये बात बताती है हमें, एक्रोजम्पशन जब ट्रांजेक्शन हुआ तो रिकॉर्ड कर लो, पेमेंट भले उसकी बाद में रिसीव हो। पेमेंट अगर आप मान लो कि पेमेंट भले आप बाद में, सपोज आपने गुड्स खरीद लिए 25 फरवरी को, तो 25 फरवरी को आप रिकॉर्ड कर दोगे परचेज के नाम पे, आपके पास एंट्री हो जानी चाहिए 25 फरवरी को। भले आप पेमेंट कब करो उसकी, अगले साल, 2 साल बाद, 5 साल बाद, या दो ही मत, वो मैटर नहीं करता। पर ये यहाँ पे क्या है कि आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। ठीक, वैसे पैसे देने होते हैं बेटा, मैंने ऐसे बोल दिया कि आप सोचोगे अच्छा पैसे नहीं देने होते, पैसे देते हैं हम लोग। यहाँ बात कर रहे हैं कि गुड्स आर सोल्ड एंड सर्विस आर रेंडेड एंड रिगार्डलेस व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड, पेमेंट आपकी कब रिसीव हो रही है। अब एक्सपेंस के बारे में सेम बात कर रहा है, एक्सपेंस रिकॉर्ड व्हेन दे आर इनकर्ड, ये मैटर नहीं करता कि कब आपने एक्सपेंस पे किए, यस और नो। ठीक है सर, डेफिनेशन मतलब जो इसकी एक्रो अजम्पशन है, बस मैं इतनी बात लिखूंगा, साथ में ये दो बातें बेटा, ये इनफ होता है। बट आपको अजम्पशन समझ में आनी चाहिए, अजम्पशन समझ में आ गई, अब थोड़ा सा जो समझ में आ गया उसके ऊपर थोड़ा सा और हम लोग क्या बोलते हैं उसे ऐड करते हैं, जिससे चीजें कैसी हो जाए, पक्की हो जाएंगी बेटा। ठीक है, ध्यान देना। की हाइलाइट्स क्या है बेटा इसकी। नंबर वन, अ ट्रांजेक्शन आर रिकॉग्नाइज व्हेन ऑब्लिगेशन इज क्रिएटेड और राइट्स आर एस्टेब्लिश्ड, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। ये ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड हो जाता है, ट्रांजेक्शन आर रिकॉग्नाइज, हम उसे कब मान्यता देंगे, कब उसे मान लेंगे, कब उसे हम लोग लीगलाइज कर देंगे। ऑब्लिगेशन इज क्रिएट, ऑब्लिगेशन मतलब होता है हक, हमने सामान जैसी खरीदा तो हक हमारा हो गया उसके ऊपर। साथ साथ राइट आर एस्टेब्लिश, हमारे राइट बेटा या तो उसकी ऑब्लिगेशन आ गई हो या साथ साथ क्या हो उसके राइट्स आ गए हो, तो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। साथ ही साथ इट अज्यूम एंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब सपोज करो सामान आपने आज ले लिया, इमेजिन करना बेटा आपने, सर ऐसे तो अजम्पशन गलत भी है ना, कैसे गलत है बच्चे, ये अजम्पशन हमारे लिए गलत नहीं है। सपोज करो आपने आज सामान लिया और पेमेंट आपने की है बेटा उसकी 2 साल बाद, आपने आज सामान लिया 2 साल बाद आपने पेमेंट किया है। अगर आप ये बोल रहे हो कि सर जब पेमेंट करेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे, तो आपने 2 साल पहले जो सामान लिया था वो तो पता ही नहीं होगा आपको, आप तो पेमेंट देखोगे फिर। तो वो कह रहा है जब आपने सामान खरीद लिया तो आप रिकॉर्ड कर लो, उससे क्या होगा, अगर आपने पेमेंट नहीं की वो आपके लिए एज अ लायबिलिटी की तरह ट्रीट हो जाएगा, और जो आपके पास सामान रखा है वो आपके लिए एसेट की तरह ट्रीट हो जाएगा। हाँ, जब आप पेमेंट करोगे तो अपनी लायबिलिटी को साफ कर देना उस समय पे, और एसेट तो आपके यूज होंगे होंगे। जो आपने आज जो सामान खरीद लिया है उससे आप कुछ ना कुछ बना करके बेचोगे या अपने बिजनेस में इस्तेमाल करोगे, जैसे भी है। ठीक है, जब आपने उसकी लायबिलिटी क्रिएट कर दी तो जब आप पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी को वहां से हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। बट आपने सामान तो खरीद लिया, लेकिन उसके आपने सामान खरीद लिया और आपने एंट्री पास नहीं की, पर जब आप पेमेंट करने जा रहे हो तो सामान आपसे पूछा तो जाएगा पेमेंट क्यों कर रहे हो, आप बोलोगे हमने 2 साल पहले सामान लिया था, कहाँ है उसका प्रूफ, ट्रांजेक्शन का प्रूफ दिखाओ, तो शायद आपको भी याद ना हो। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करते हैं बेटा। एक्रोजम्पशन यही बात बताती है हमें कि ट्रांजेक्शन जैसी हुआ है आप रिकॉर्ड करोगे, पेमेंट कब कर रहे हो मैटर नहीं करता, है ना। वो बात की बात है, वो कैश बेसिस के अंदर आता है। हमारे पास 2 टाइप की अकाउंटिंग करने के मेथड्स होते हैं, 2 बेस होते हैं अकाउंटिंग के, पहला होता है एक्रोल बेस, दूसरा होता है कैश बेस। उसके अंदर भी हम लोग इसको डीप में पढ़ने वाले हैं, एक्रोल बेस और कैश बेस में। ठीक है, तो कैश बेस क्या मतलब क्या, पेमेंट कब कर रहे हो आप, उससे मतलब है। और एक्रोल का मतलब क्या है, उससे मतलब नहीं है पेमेंट कब है कब नहीं है, बस इससे मतलब है कि ट्रांजेक्शन आपने कब किया है, किस डेट में आपने ट्रांजेक्शन किया है, वो आप रिकॉर्ड करोगे, वो आपका रिकॉर्ड होना चाहिए बच्चे। मेरी बात क्लियर यहां तक, यस सर। और इसी बातों से क्या निकल के आता है, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर, मतलब ट्रू एंड फेयर पोजीशन निकल के आती है, और परफॉर्मेंस भी पता लग पाती है हमें, हमारा बिजनेस कर क्या रहा है, हमारा बिजनेस कब क्या कैसे कर रहा है बच्चे। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं बेटा, इसके कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, छोटे छोटे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि परचेज ऑन क्रेडिट। अब जैसे समझना बेटा, एक्रो अजम्पशन के लिए मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है कुछ, एक परचेज ऑन क्रेडिट, हमने सामान लिया उधार पे,
ठीक है। RSM एंड कंपनी परचेज कंप्यूटर 1 Jan 2025 5 लाख रुपीस। ठीक है भाई, RSM कंप्यूटर ने परचेज किया कंप्यूटर, RSM कंपनी ने परचेज किया कंप्यूटर 1 Jan 2025 5 लाख रुपए का। पेमेंट कब करने वाला बच्चे? 15 अप्रैल 2025 में, 15 अप्रैल 2025 में। अब देखो इतनी सी बात आपको अभी से समझ लेनी है, समझ लेना बेटा बस। हमारे पास दो टाइप के ईयर होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर बेटा हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलते हैं। मतलब अभी जैसे कि 2025 में स्टार्ट हुआ था, सॉरी 2024 में स्टार्ट हुआ था और 2025 में एक ईयर खत्म हो गया हमारा, पर इसके बाद फिर दूसरा स्टार्ट हुआ होगा। हाँ बिल्कुल स्टार्ट हुआ है। 1 अप्रैल 2025 खत्म कब होगा? 31 मार्च 2026 में खत्म होगा। ये हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर है। एक और होता है बेटा, उसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर, जो 1 जैन 2025 में स्टार्ट हुआ, 31 दिसंबर 2025 में खत्म हो जाएगा। ठीक, इंडिया इस पे चलता है आज भी। बाकी जो कंट्रीज है, मैं बात करता हूं अमेरिका की, मैं बात करता हूं बाकी देशों की, उन देशों में ये वाला ईयर चलता है, वो कैलेंडर ईयर को फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। इंडिया पीछे चेंज करने वाला था, चेंज नहीं किया, उसके पीछे कारण मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं चेंज किया अभी तक, लेकिन हम लोग इसको मानते हैं 1 अप्रैल से मानते हैं। हम लोग किससे मानते हैं? इससे, 1 अप्रैल से यहाँ पे। अब मेरे ट्रांजेक्शन सुनना बच्चे, आपने सामान कब खरीदा है? 1 जैन 2025 में आपने सामान खरीदा है, 1 जैन 2025 में खरीदा है। पेमेंट कब कर रहे हो? 15 अप्रैल को। पेमेंट कब कर रहे हो बच्चे आप? 15 अप्रैल को आप पेमेंट कर रहे हो। तो एक बात बताना सोच करके, क्या ये ट्रांजेक्शन इस ईयर में रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा। ये कब रिकॉर्ड होगा? नेक्स्ट ईयर के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा। तो वो कह रहा है पर ये जो परचेज आपने की है, ये तो आपने इस साल में परचेज कर ली ना, तो हमें कब रिकॉर्ड करना है? ये इस ईयर में। पेमेंट अगले साल, उससे मतलब नहीं है, पेमेंट आप कभी भी कर दो। ध्यान देना आप क्या लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड द एक्रोलॉजम्पशन, द परचेज शुड बी रिकॉर्डेड 1 जैन इज नॉट एन अप्रैल। ये अप्रैल में तो हुआ ही नहीं है ट्रांजेक्शन। कब हुआ है बच्चे? ये जनवरी में हो गया ट्रांजेक्शन। तो पहली बात तो ये है। साथ साथ बिजनेस ने एक्वायर कर लिया एसेट्स को, कंप्यूटर, एंड इंकर्ड अ लायबिलिटी, साथ साथ उसने लायबिलिटी भी इंकर कर ली है क्योंकि उसने पेमेंट नहीं की बच्चे। एंड पेबल द अमाउंट ऑन सेम डेट, पेबल द अमाउंट ऑन सेम डेट। कब उसने पेमेंट की है बच्चे इसकी? यहां पे पेमेंट की बेटा। मेरी बात क्लियर है बच्चे यहां तक? यस सर, ये बात हमारी क्लियर? यस। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे की बात, थोड़ी सी और, थोड़ी सी नई बातें पढ़ रहे हैं हम लोग। वाई एक्रोलॉजम्पशन इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों बेटा हमारे लिए, हमें पढ़नी क्यों है ये? ठीक, नंबर 1, इससे हमारे बिजनेस के एक्यूरेट प्रॉफिट्स मेजर हो पाते हैं, एक्यूरेट प्रॉफिट्स मेजर हो पाते हैं। अगर मान के चलो आपने मशीन खरीदी और आपने पेमेंट की थी 15 अप्रैल को, जो हमारे एग्जाम्पल में थी, तो आप तो उसकी पेमेंट कभी रिकॉर्ड ही नहीं करते, आप कभी अपने लायबिलिटी बताते ही नहीं। तो जब लायबिलिटी नहीं बताओगे तो क्या आपकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता लग पाएगी? कितना उधार है आपके ऊपर? नहीं, हम लोग पता ही नहीं कर पाएंगे, जबकि मशीन का इस्तेमाल तो हम कर रहे थे, मशीन का इस्तेमाल तो हम कर रहे थे, और उसका हमने क्या बोलते हैं, लायबिलिटी अपने साथ क्रिएट ही नहीं की थी। लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी बेटा साथ साथ, जिससे क्या हो कि अगर मान के चलो मशीन के आने से हमारी परफॉर्मेंस बढ़ गई, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ गए, साथ साथ लायबिलिटी भी तो बढ़ गई। ये बात हमें पता हो, ये बात हमें पता हो कि कर्जा बढ़ा है कोई बात नहीं, साथ साथ परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है। एक तरफ परफॉर्मेंस बढ़ रही है, दूसरी तरफ लायबिलिटी हमने रिकॉर्डिंग नहीं की, तो ये बात गलत हो जाती है। और जितनी भी अजम्पशन है बेटा, यही बात आपको सही करने के लिए बताई जाती है। सोचिए, जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने, जिसने पहले कभी ये अजम्पशन सोची होंगी, वो किस लेवल पे होगा। तो उसने वो अजम्पशन बना के हमारे लिए छोड़ दी, और उन बातों को हम लोग देखते आ रहे। और हमने अकाउंटिंग इज द आर्ट, पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, अकाउंटिंग इज द आर्ट, और ये अकाउंटिंग इज द आर्ट की डेफिनेशन ही बताती है कि अकाउंटिंग सही में अपने आप में आर्ट है। इसमें साल दर साल, समय के साथ साथ हर चीजें चेंज होती रहती हैं, और वो अपने परफॉर्मेंस, अपने जो उनके पास एक्सपीरियंसेस है, उसके बिहाफ पे आपको कुछ नई बातें बता के जाते हैं। तो ये उन्हीं का ही निचोड़ है पूरा पूरा जो हम पढ़ रहे हैं अभी। ये 3 अजम्पशन जो पढ़ रहे हैं, ये तीनों अजम्पशन उन्हीं के अंदर है। पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी, एंड तीसरा आता है क्या बच्चे आपके लिए? एक्यूरेट अजम्पशन। तो एक्यूरेट अजम्पशन पहला आता है एक्यूरेट प्रॉफिट्स मेजर्स। नंबर 2, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर करके दिखाता है, ये रियलिस्टिक बताता है। जैसे लायबिलिटी थी तो लायबिलिटी को क्रिएट करके दिखा रहा है। साथ साथ रिकॉग्निशन ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, हम उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये बात बता देता है। जैसे कि इवन इफ कैश इज नॉट बीन रिसीव्ड और पेड, ट्रांजेक्शन आर नॉट इग्नोर, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। हम लोग अपने घर में तो मान लेते हैं ना कौन से पैसे गए हैं, कोई बात नहीं, सामान तो आ गया ना। लेकिन आपका बिजनेस बोलता है नहीं 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 नहीं,
सामान आ गया कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करो, क्यों लायबिलिटी में रिकॉर्ड करो उसको, अभी देना है पैसा इसका, ये थोड़ा ना पैसे ही नहीं देने इसके, नहीं तो क्योंकि मैं तो बात कर रहा हूँ पर्सनल लेवल पे, हम सपोज करो शॉप पे गए सामान लेके आए उधार पे, बोला भैया बाद में पेमेंट देंगे, बात 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 किसने देखा है। लेकिन कंपनियां ऐसा नहीं करती, क्योंकि कंपनियां अपनी रेपुटेशन पे काम करती है, रेपुटेशन क्या ऐसी बिगाड़ देंगी बेटा, क्योंकि इतने समय तक रेपुटेशन बनाती है, तो उसके बिहाफ पे वो, उसके बिहाफ पे भी और साथ साथ अपनी मेमोरी के लिए भी वो रिकॉर्ड कर सकते हैं ट्रांजेक्शन को। सपोज करो सामने वाला हमारे बिहाफ पे मैं सामान लेके आऊं 10,000 रुपए का और वो रिकॉर्ड कर दे 15 रुपए का, तो क्या होगा, मुझे तो 5 रुपए का लॉस हो गया। ये पर्सनल लेवल बता रहा हूं, मैं कंपनी के लेवल पे सोचूं तो अगर मान लो 10 करोड़ का मैं सामान लेके आया, उसने 15 करोड़ या 11 करोड़ भी रिकॉर्ड कर दिए, 1 करोड़ का बिजनेस को लॉस है, ये तो गलत है ना। तो मेरे को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मेरे को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जब वो मेरे साथ गलती है, मेरे साथ क्या करेगा, फ्रॉड करेगा, तो मैं उसको अपने अकाउंट भी चेक करा सकता हूँ और उसके अकाउंट भी चेक कर सकते हैं और देखेंगे फिर कि क्या हुआ है, यस और नो। तो हम लोग इसके लिए रिकॉर्ड करेंगे पहले, ठीक है। दे आर रिकॉर्डेड व्हेन अर्न और इनकर्ड, या तो कमा लिए होंगे तो ठीक है पैसा आ गया, इनकर्ड मतलब हो चुका है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, या फिर छोटा सा एग्जांपल एग्जांपल अगेन आ रहा है दोबारा से, चलो दोबारा से एक एग्जांपल फिर छोटा सा और पढ़ लेंगे बेटा, ठीक है। वो तो हमने परचेस का एग्जांपल पढ़ा था, अब हम सेल का एग्जांपल पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक। पहले एग्जांपल पढ़ते हैं हम। एग्जांपल जैसे अभी आता है सेल ऑन क्रेडिट, वो तो हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने परचेज ऑन क्रेडिट वाला। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चे कौन सा, सेल ऑन क्रेडिट, सेल ऑन क्रेडिट। ये कंपनी का नाम दे रखा है सेल गुड्स मैसर्स, ये सब कुछ 27 Feb 2025, 15,000 रुपए का सामान बेचा आपने, ओके। पेमेंट कब रिसीव हुई बच्चे, 27 अप्रैल को ही आपको, ठीक है। अंडर द एक्नॉलेजमेंट रेवेन्यू अर्न, आप कब मानोगे आपने सेल कर दिए, हम लोग इसी डेट पे मान लेंगे हमने सेल कर दिए, 27 Feb को मान लेंगे कि हमारी रेवेन्यू इंकर हो चुका है। तो रेवेन्यू इज अर्न 27 Feb and should be recorded as on date and even through पेमेंट विल कम लेटर, चाहे पेमेंट बाद में आए उससे मतलब नहीं है, आपने आज रिकॉर्ड कर दिया, साथ साथ आपका परचेज बेटा, जैसे कि मान के चलो वीएस एंड कंपनी मस्ट आल्सो रिकॉर्ड, जो जिससे मैंने सामान लिया था, जिससे मैंने सामान लिया है, वो किस नाम से रिकॉर्ड करेगा, वो भी सेम नेचर पे रिकॉर्ड कर रहा होगा कि भाई जिस दिन उसने सामान परचेज किया वो उस दिन पर उसकी एंट्री पास करेगा, परचेज की, हमने सेल की एंट्री पास कर दी, उसने परचेज की एंट्री पास कर दी, सेम डेट पे, भले पेमेंट हम लोग बाद में दे रहे हैं, वो हमें पेमेंट बाद में दे रहा है, हम पेमेंट बाद में रिसीव कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं है इससे, पर ट्रांजेक्शन कब हुए हैं वो रिकॉर्ड करना मैटर करता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन क्या है बेटा इसका, एग्रो एजम्पशन एंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट अ कंप्लीट एंड रियलिस्टिक व्यू, कंप्लीट और रियलिस्टिक व्यू दिखाता है बेटा, कंप्लीट व्यू दिखाता है, कोई ट्रांजेक्शन हो गया है, आपने सामान बेचा उसने पैसे दिए, कंप्लीट रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। आपने सामान खरीदा बट उसने पैसे नहीं दिए, सॉरी आपने सामान खरीदा आपने पेमेंट नहीं दिए, तो उस केस में वो आपको एज अ एसेट की तरह रिकॉर्ड कर लेगा, मतलब आप तो अपनी बुक में क्या करोगे, लायबिलिटी का रिकॉर्ड करोगे, वो अपनी बुक में आपको किस नाम से रिकॉर्ड करेगा, एसेट्स की तरह, डेटर्स मान लेगा आपको कि आप सामान लेके आए पर पेमेंट नहीं दी, कोई बात नहीं, मेरी बात समझ नहीं। अब वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल ओके और हम भी अपनी जगह पे ओके है, तो ये क्या दिखा रहा है आपको, कंप्लीट पिक्चर दिखा रहा है ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज एंड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। इट इज द की प्रिंसिपल, ये बात ध्यान देना, इट इज द की प्रिंसिपल दैट सपोर्ट, सर ये क्या बोल दिया, मैचिंग प्रिंसिपल अभी पढ़ेंगे इसको हम, एंड प्रोवाइड द बेस ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस रिकॉग्निशन, सर ये क्या आता है, अभी पढ़ेंगे बेटा रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में भी हम लोग, अभी पढ़ेंगे हम मैचिंग कंसेप्ट के बारे में भी हम, बस यहाँ पे थोड़ा सा उसने पहले आपको एक पिक्चर दिखा दी कि अच्छा ये अजम्पशन वहां से भी लिंक करती है, ठीक है बेटा, मेरी बात यहाँ तक क्लियर आप सबको, यस सर, ओके।